नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के ऊपर पार्ट 1 की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, मतलब 50% चैप्टर हम समझ चुके हैं पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 की वीडियो में जहां हमने पार्ट 1 में छोड़ा था, उसके आगे के जो भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक को हम समझने वाले हैं। ठीक है जी। तो आप सभी को मालूम होगा कि भाई प्लेलिस्ट भी बना दी है हमने। प्लेलिस्ट में आपको लाइन से सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। पूरे डिटेल में आपको सारी चीजें, जितने भी चैप्टर अभी तक करवाए गए हैं, पूरे डिटेल में मैंने सारी चीजें आपको बता रखा है, समझा रखा है। जाए सारी वीडियो को आप लोग जरूर देखें। ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा कि पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने कहां तक समझ लिया था? हमने समझ लिया था कि शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन कौन से बदलाव आए थे, है ना। 1991 में आए प्रमुख बदलाव। 1991 के बाद जो विश्व राजनीति में जो बदलाव आए थे, कौन कौन से बदलाव आए थे, है ना। ये हमारा आखिरी टॉपिक था पार्ट 1 में। यहां तक हमने समझ लिया था। ठीक है जी। आज के टॉपिक की शुरुआत, मतलब आज की इस वीडियो की शुरुआत कहां से होगी? आज की इस वीडियो की शुरुआत होगी प्रक्रियाओं ढांचे में सुधार। ठीक है। ये हमारा टॉपिक रहेगा कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है और उसकी जो ढांचा है, ढांचा यानी कि उसकी जो बनावट है, ठीक है, जिसमें सदस्यों की संख्या वगैरह की अगर हम बात करें तो उन सब चीजों में क्या बदलाव आना चाहिए उसकी ही हम बात करने वाले हैं। इसके कामकाज के तरीके में क्या बदलाव आना चाहिए उसकी बात इस टॉपिक में हम करने वाले हैं। तो देखिए, पहले यहां से अलग अलग टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है और अलग अलग हेडिंग से अलग अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी तरीके से बहुत ही अच्छे से इस पीडीएफ में हमने ऐड कर रखा है चीजों को और आपको समझाया हुआ है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ठीक है। 1992 में क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया जहां पे 3 शिकायतों की बात की गई थी। 3 शिकायतों का जिक्र था। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में आपके, कई बार 6 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि भाई 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में कौन से मुख्य 3 शिकायतों की जिक्र की गई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखो, पहली शिकायत क्या थी? पहली शिकायत क्या थी कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता। एनसीईआरटी में हूबहू लाइन ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आप अपने शब्दों में बताएंगे कि अब क्या होता है। सुरक्षा परिषद में क्या है कि राजनीतिक वास्तविकता, जो विश्व राजनीति की जो सच्चाई है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है ना। जो सही में ये 5 देश जो सुरक्षा परिषद में जो 27 सदस्य हैं, वो हर चीज को अपने मुताबिक बदलते हैं। जो सही चीज है, सही काम है, वो नहीं करते, वो अपने फायदे के लिए निर्णय को बदल देते हैं। तो क्या इससे जो विश्व की जो वास्तव में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसकी नुमाइंदगी हो सकती है क्या सुरक्षा परिषद में, है ना? सही फैसले, सही डिसीजन लिए जा सकते हैं? नहीं लिए जा सकते। तो यही पॉइंट लिखा गया है कि भाई सुरक्षा परिषद में अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं होती। ये पहली शिकायत थी। दूसरी शिकायत क्या है जी? दूसरी शिकायत है कि इसके फैसले पर पश्चिमी मुल्क और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई जो पश्चिमी देश है, जो ताकतवर देश है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन सारे देशों का क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले पे पूरी तरीके से दबदबा है। उन्हीं देशों का दबदबा है भैया। अरे बात समझ में बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था। अगला क्या है कि सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है ना। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है क्योंकि जो पावरफुल देश है उनको स्थायी सदस्यता आपने दे दी, या फिर सुरक्षा परिषद में भी जो ज्यादातर अस्थायी सदस्य बनते हैं वो पावरफुल देश होते हैं। गरीब देशों को भाई आपने बिल्कुल ही दरकिनार कर रखा है। आप उनके स्थिति पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आप उनको कोई मतलब कोई अच्छे पद पे नहीं उनको लेके जा रहे हैं ताकि वो भी ऐसा महसूस उनको भी हो सके कि हाँ, उनको भी संयुक्त राष्ट्र संघ में एक महत्वपूर्ण स्थिति मिली हुई है। समझ लो। तो सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व देशों का नहीं है। वही बात है यहाँ पे, आप समझ चुके होंगे। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। इस पेज का भी ले लो और इसका भी ले लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा कि 1997 में क्या होता है। 1997 में जो कोफी अन्नान है, कोफी अन्नान जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे इस समय, कोफी अन्नान ने क्या किया? सुरक्षा परिषद की स्थायी
और अस्थायी सदस्यों के लिए मानदंड सुझाए थे। मतलब कि सुरक्षा परिषद में अब अगर किसी देश को स्थायी और अस्थायी सदस्यता पानी है तो ये मानदंडों को फॉलो करेगा, तभी जाके उसको स्थायी या अस्थायी सदस्यता मिल पाएगी। किसमें? सुरक्षा परिषद में, है ना। कुछ मानदंड तय कर दिए, कुछ पैरामीटर तय कर दिए, जिसको फॉलो करने वाले देशों को ही सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिल सकती थी, है ना। तो कौन से भाई प्रस्ताव इन महासचिव जी ने रखे थे, कौन कौन से सुझाव रखे थे? देखिए, सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य या फिर अस्थायी सदस्य बनेगा वो एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, मतलब आर्थिक रूप से एक शक्तिशाली देश हो, है ना, उसी को इस सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे पैरामीटर तय किए गए थे इनके द्वारा, जैसे कि वह सैन्य ताकतवर देश होना चाहिए, मतलब सैनिक दृष्टि से भी क्या हो, पावरफुल देश हो। एक राष्ट्र संघ के बजट में ऐसा देश का योगदान ज्यादा हो, जो भी सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा उस देश का संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान ज्यादा हो। आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क हो, है ना, आबादी भी ज्यादा हो। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे तानाशाही व्यवस्था है, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, ऐसे देश को सुरक्षा परिषद में सदस्यता नहीं मिलेगी। यह देश ऐसे होने चाहिए जो अपने भूगोल, अपनी अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधताओं की नुमाइंदगी करते हो, है ना। पूरे मतलब यहाँ पे ऐसा देश होना चाहिए जो कि विविधताओं से भरा हुआ हो। ठीक है, अपने भूगोल की दृष्टि से, अपनी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पूरे विश्व की विविधताओं की नुमाइंदगी करता हो, ऐसा देश होना चाहिए। ठीक है जी, कुछ और पॉइंट दे रखे हैं, बस इतने ही है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, यहां से स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक पूछा जाता है कि 1997 में सुरक्षा परिषद के सदस्यता बनने के लिए कौन कौन से मानदंड सुझाए गए थे, कोफी अन्नान के द्वारा वर्णन कीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे भाई। नोटपैड अपने साथ रखो, नोटबुक अपने साथ रखो, चीजों को लिखते हुए चलो। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आता है सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। न्यायाधिकार यानी कि कोई कामकाज की बात की जा रही है। ठीक है, कि भाई किन मुद्दों पे उसको फैसले लेने चाहिए, किन मुद्दों पे काम करना चाहिए, यही इसमें आ जाता है, न्यायाधिकार वाला टॉपिक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या समझेंगे, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, तो उसमें यही बनता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया गया। ठीक है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा से ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए, प्रासंगिक का मतलब क्या होता है, प्रासंगिक का मतलब होता है उपयोगी, कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ और ज्यादा उपयोगी हो जाए, ये संगठन और पावरफुल तरीके से काम करने लग जाए, उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, है ना, इसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला कदम क्या उठाना जाना चाहिए भाई, शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करे, या देश सारे मिलकर क्या करे, एक शांति संस्थापक आयोग का गठन करे जो पूरी दुनिया में शांति की स्थापना के लिए काम करे, है ना। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाता है तो विश्व बिरादरी इसकी उत्तरदायित्व ले इस बात की स्वीकृति देनी चाहिए। मतलब कि कोई देश है जो कि अपने नागरिकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को खत्म नहीं कर पा रहे या अत्याचार कर रहे, तो भाई उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्व बिरादरी को लेना चाहिए, इस बात की मंजूरी मिलनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, तो ये भी कदम उठाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है भैया, यहां से सिंपल आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा से ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए आप कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं, है ना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यही सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई उस पेज का। आगे आ जाते हैं, अगला जो हमारा पेज है, अगले पेज पे आप देखेंगे सबसे पहले है मानवाधिकार परिषद की स्थापना, है ना। मानवाधिकार परिषद की स्थापना की जानी चाहिए जो कि पूरी दुनिया भर में मानवाधिकार की रक्षा के लिए काम करे, और ये काम कर भी रही है। 2006 में इसकी स्थापना कर दी गई, है ना, 19 जून 2006 से ये सक्रिय है, सक्रिय रूप से काम कर रही है। उसके बाद सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति। अब सहस्त्राब्दी का मतलब क्या होता है, सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 साल। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या करना चाहिए भाई, 1000 साल के लिए पूरे विकास का एक जो भी नीतियां रहेगी, जो गोल्स रहेंगे, उसको सेट कर लेना चाहिए कि भाई 1000 साल में हम पूरी दुनिया को इस तरीके से बदल डालेंगे, ये गोल तय कर लेना चाहिए, है ना। तो सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। हर रूप रीति
से आतंकवाद की निंदा हो, है ना, आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए हर रीति रूप से, हर तरीके से। एक लोकतंत्र कोष का गठन किया जाना चाहिए जो पूरी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम करेगी, लोकतंत्र कोष बनाई जानी चाहिए, है ना। ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि जो न्यायिकता परिषद है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, इस पर सहमति बने। और आपको पता है कि न्यायिकता परिषद को खत्म किया जा चुका है, लगभग 1994 के आसपास जो न्यायिकता परिषद है उसको खत्म किया जा चुका है। इसके बारे में आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, है ना, क्योंकि इसका अब कोई काम ही नहीं है न्यायिकता परिषद का, तो इसको वास्तव में खत्म किया जा चुका है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रासंगिक बनाने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आगे आ जाते हैं, अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं भैया। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। तो भारत क्या चाहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार होने चाहिए, उसको लेकर भारत के क्या पक्ष है, इसी को हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। देखिए, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर सहमत असमर्थन दिया है। ढांचा मतलब समझते हो ना, जो सदस्यों की संख्या है ना, उसको बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उसके मसले पर भारत ने समर्थन दिया कि हाँ भाई ढांचा का तो बदलाव होना चाहिए, सदस्यों की संख्या को बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, जो खास करके सुरक्षा परिषद में जो स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या को बढ़ाई जानी चाहिए। इस बात को हमेशा भारत समर्थन करता है। ठीक है, भारत का मानना है कि बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है बदलते हुए विश्व में। भारत इसका भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। ठीक है, भारत का यह मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को किस भूमिका में काम करना चाहिए भाई? देशों के बीच में शांति की स्थापना में, देशों के विकास में मदद करनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ को। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ जाते हैं। देखो, भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का जो लक्ष्य है, विकास का जो मामला है वो प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। मतलब कि बिना विकास किए, बिना डेवलपमेंट के किसी भी देश में शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। तो विकास का जो एजेंडा है वो सबसे प्रमुख होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, क्योंकि विकास के माध्यम से ही शांति की स्थापना हो सकती है ना, सुरक्षित व्यवस्था की स्थापना हो सकती है, ऐसा भारत मानता है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। अब वही बात हो गई कि भाई सुरक्षा परिषद की जो संरचना है, जिसमें आपको पता है कि 5 स्थायी देश है जिनके पास वीटो पावर है और 10 अस्थायी देश है जो हर 2 साल में बदल जाते हैं। इस चीज को लेकर भाई भारत हमेशा से चिंता जताता रहा है। देखिए, भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधि मूलक चरित्र की हानि हुई है। मतलब प्रतिनिधि मूलक का मतलब क्या है कि भाई अलग अलग देश जो है उस संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं, ये जो चरित्र है इससे हानि हो रही है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या कम है, उसको बढ़ाई जानी चाहिए, है ना। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा। मतलब भारत भी चाहता है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व बढ़े और ये और ज्यादा ताकतवर हो जाए, है ना, और ज्यादा देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को सपोर्ट करना शुरू कर दे। आ रही बात समझ में भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य संख्या सन आपको पता है 1965 की बात करें तो 1965 में क्या हुआ, 11 से बढ़ाकर जो सुरक्षा परिषद, यहाँ पे सुरक्षा परिषद की हम बात करें तो सुरक्षा परिषद की जो सदस्यों की संख्या वो 11 से बढ़ा के 15 कर दिया गया था। ठीक है, सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, आपको पता है ना। लेकिन इसमें जो स्थायी सदस्य है, स्थायी सदस्य उसकी संख्या स्थिर ही रही, स्थायी सदस्यों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ये स्थायी सदस्य स्टार्टिंग में 5 थे और आज भी क्या है 5 ही है, लेकिन जो अस्थायी सदस्य है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। पहले कितने थे? 6 थे, अब 10 हो चुके हैं। ठीक है, तो इस बात से भाई भारत जो है नाखुश है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के जो सदस्य है उसकी संख्या
को बढ़ाने का समर्थन करता है कि भाई दोनों प्रकार के सदस्य बनने चाहिए। भारत पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत खुद चाहता है कि उसको भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत जो भी पैरामीटर निश्चित किए गए हैं स्थायी सदस्य बनने के लिए, उन सभी पैरामीटर पर खरा उतरता है। तो भारत भी चाहता है कि उसको भी स्थायी सदस्यता मिल जाए। ठीक है, तो चलिए जी आगे देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारा। हाँ देखो, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आ गया कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके निम्नलिखित कारण है ना। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि भाई भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भी पैरामीटर तय किए गए हैं उसको भारत पूरा करता है। तो देखो 1997 में क्या हुआ था, यूएनओ के तात्कालिक महासचिव कोफी अन्नान ने क्या किया था, स्थायी सदस्यता पाने के लिए मानदंड जो निश्चित किया था उस पर पूरी तरीके से भारत जो है वो खड़ा उतरता है, और भारत को मिलनी ही चाहिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, है ना। क्योंकि भारत जो है वो विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 हिस्सा निवास करता है, यानी कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत एक विशाल आबादी वाला देश है ना। इसके साथ साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है भाई। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया का कौन सा है, इंडिया ही हमारा। तो इस लिहाज से भी सही ठहराते हैं भैया। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले हैं, जो कामकाज है, उसमें इंडिया ने हमेशा साथ दिया है भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, तो इस वजह से भी इसको मिलना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखो, तेजी से अंतरराष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है भारत, है ना। तेज गति से आर्थिक विकास कर रहे हैं अपना, तो इस वजह से भी सही ठहराता है। ठीक, इसके अलावा भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है, और यह भी कभी भी अपने भुगतान से नहीं चुका। यानी कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, कभी भी हमने देरी नहीं की इस चीज में। तो ये भी सही बात है भाई। भारत का भू क्षेत्र बहुत बड़ा है, मतलब भू क्षेत्र दृष्टि से देखे तो बहुत बड़ा देश है ये। सैन्य शक्ति के रूप से भी आप देखें तो एक बहुत बड़ा देश है, सैनिक पावर की दृष्टि से भी बहुत बड़ा देश है, तो इसमें से भी मिलना चाहिए। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न सदस्य बनना चाहता है। इन सभी तर्कों के आधार पे, इन सभी मानदंडों को पूरा करने के कारण भारत भी चाहता है कि उसको भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ये भी समझेंगे कि क्यों नहीं मिल पा रहा। ठीक है, आप सभी को पता है कि 5 स्थायी सदस्य देश अगर मान गए, वो एग्री कर जाते हैं कि भाई भारत को भी संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, मिल जाए तो हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन चाइना जो है वही बीच में टांग अड़ा देता है। ठीक है, और इस वजह से भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है। तो चाइना तो भाई है ही हरामी, हमेशा वही टांग अड़ाता है, बाकी चारों देश जो है वो सपोर्ट कर देते हैं इंडिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। हाँ आगे क्या है जी, आजा भाई, चलो बच्चों देखो, तो आगे क्या है, भारत को सदस्यता न मिलने के कारण, ऐसे क्या कारण है जिस वजह से भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है, वीटो पावर नहीं मिल पा रहा है सुरक्षा परिषद में। ठीक है, तो कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं भाई, सपोर्ट नहीं करते हैं बल्कि विरोध करते हैं, है ना। पाकिस्तान और जिसके साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है, आपको पता है पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है। और कुछ देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल ना किया जाए, क्योंकि उनकी चिंता क्या है कि कुछ देश भारत के परमाणु हथियार को लेकर चिंतित है कि भाई भारत का जो भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका है और इसका वो मिस यूज वगैरह कर सकता है, इससे भी चिंतित है कुछ देश या कुछ विद्वान। ठीक है, कुछ देश कहेंगे यहां पे। देखो एक सबसे मेन पॉइंट ये, सबसे जरूरी पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कुछ देशों का मानना यह है कि अगर कुछ देशों का क्या मानना है कि भैया पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध सही नहीं है ना। कुछ देशों का क्या मानना है कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है, और अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है ना तो वो कारगर ढंग से काम नहीं करेगा, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ तनातनी में उलझा रहेगा, और हमेशा पाकिस्तान का कोई भी मैटर आएगा ना तो उसमें वो अपना वीटो पावर यूज करके वहां पे आगे बढ़ जाएगा वो, है ना। तो मतलब निष्पक्ष तौर पे वो काम नहीं कर पाएगा, ये दलील मतलब दी जाती है बहुत सारे देशों के द्वारा, और इस वजह से सदस्यता नहीं मिल पा रही है। कुछ अन्य मुल्कों का मानना यह है कि उभरती हुई शक्ति के रूप में दूसरे देश भी है,
दूसरे बहुत सारे देश है जो कि उभरती हुई शक्ति है। अगर भारत को मिलता है तो वो देश भी बोलेंगे कि भैया हमें भी दो, क्योंकि इंडिया को क्यों दे दिया आपने वीटो पावर, क्योंकि हमें तो भाई आर्थिक शक्ति के रूप में ओवर है। जैसे कि जर्मनी है, ब्राजील है, जापान है, दक्षिण अफ्रीका है, ये सारे देश भी मांगेंगे कि हमें भी दी जानी चाहिए भैया वीटो पावर। तो फिर और देश भी आ जाएंगे तो और संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ये भी दिक्कत है एक। आखिरी पॉइंट बता सकते हो कि भैया चारों देश जो है, जो सुरक्षा परिषद के जो चारों स्थायी सदस्य है वो सपोर्ट करते हैं, बस चाइना जो है वो पीछे हट जाता है, और इस वजह से भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि भाई भारत को मिलने चाहिए, है ना, क्योंकि हर मानदंड को भारत जो है वो पूरा करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अच्छा, अगला टॉपिक आता है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, ये देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये झंडा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये विश्व का मानचित्र आपको दिख रहा होगा, पूरा विश्व का मानचित्र है, जैतून की पत्तियां है ना, जो कि पूरी दुनिया की एकता को दर्शाता है। ठीक, देखिए एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है? दो ध्रुवीय विश्व का मतलब है जहां पे पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, जहां एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ अमेरिका। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है कि पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति है, वह है अमेरिका, यूएसए। और अभी यूएसए को ही हम पूरी दुनिया में वर्ल्ड पावर के तौर पे देखते हैं, सुपर पावर के तौर पे हम देखते हैं। और क्या सुपर पावर के इस दुनिया में जहां पे अमेरिका एक सुपर पावर है, क्या ये यूएनओ वास्तव में निष्पक्ष रूप से काम कर सकता है जहां पे किसी एक देश का दबदबा ना हो? तो मेरे को ऐसा नहीं लगता भाई। मेरे हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरी तरीके से अमेरिका का दबदबा है, पकड़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है, उसी की हम बात करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। देखो, कुछ देशों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा या नहीं, इसको लेके बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त करते हैं कुछ देश, है ना। देखो, सीधा सवाल आ गया कि यूएनओ में अमेरिका के अधिक प्रभावी होने के कारण, कि भैया यूएनओ में आखिर अमेरिका का प्रभाव इतना ज्यादा क्यों है, क्या कारण है ऐसे, है ना। तो उन कारणों की हम बात कर लेते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। सोवियत संघ की समाप्ति के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बच गया, तो कोई भी भाई इसको टक्कर, सीधे तौर पर टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, है ना। सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन के को अनदेखा कर सकता है। वो उसको किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के फैसले से अमेरिका को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सैनिक मामले में वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, आर्थिक मामले में भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर देश है। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो अमेरिका करता है। तो बजट में योगदान की वजह से भी इसका दबदबा रहता है कि भैया हम इस फैसलों को बदल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बजट हम करते हैं। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोर है, मतलब वही बात होगी, बजट में सबसे ज्यादा योगदान करता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के भू क्षेत्र में स्थित है ना। इसका जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का, आपको पता है वो कहाँ है? अमेरिका में ही है ना। इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव ज्यादा रहता है। अमेरिका जो है अपना दबदबा दिखाता है, क्योंकि सारे देश अगर कोई किसी मुद्दे पे विचार विमर्श करना है, सारे देश को कहाँ भाग के जाना पड़ता है? यूएसए जाना पड़ता है। वहां जो आम सभा की जो बैठक होती है तो सबको उठ के जाना पड़ता है, समझ रहे हो। तो वही देश तो बुला रहे, कहीं ना कहीं अमेरिका ही सबको बुला रहे हैं, समझ रहे हो। अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव न जची, तो अपने वीटो से वह उसे रोक सकता है। तो आपको पता है कि अमेरिका के पास वीटो का पावर है। अब उसको लगे कि भाई कोई प्रस्ताव पारित किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में और वो उसके खिलाफ है, वो उसके लिए अच्छा नहीं है, और उसके साथ जितने भी देश है जो उसके सपोर्ट में रहते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, तो उसको वीटो का पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को बदल देगा, उस प्रस्ताव को ही रोक देगा। आई बात समझ में? तो वीटो का पावर है। ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की ही बात बहुत ज्यादा वजन रखती है। मतलब अमेरिका के द्वारा ही तय होता है कि वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन बनेगा। तो यहाँ पे भी महासचिव के चयन की प्रक्रिया में भी अमेरिका का ही दबदबा देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए, तो अब समझ चुके हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का ही दबदबा है ना। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के
एजेंसियों की बात कर लेते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ही मिलकर काम करती है, बहुत सारी एजेंसियां है, उसकी हम बात करने वाले हैं। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संस्थाएं हैं, संगठन है, जो निरंतर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करती है, सामाजिक भलाई के लिए काम करती है ना, देशों के हितों के लिए काम करती है। जिसमें से सबसे पहला हमारा जो पहली एजेंसी है वो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, शॉर्ट में क्या बोलते हैं जी, IMF। अच्छा, IMF का काम क्या है? यह संगठन पूरे विश्व में वैश्विक स्तर की जो वित्त व्यवस्था होती है उसकी देखरेख करती है ना, वित्त व्यवस्था की देखरेख करना, जैसे कि मुद्राओं का आपस में परिवर्तन किस तरीके से होगा, बाकी जो भी मुद्रा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वित्त व्यवस्था से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, पैसों से रिलेटेड जो भी चीजें, उसकी देखरेख करना इसका मुख्य काम है। देखो आगे और ज्यादा अच्छे से बता रखा होगा, मांगे जाने वाले वित्त तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराना। अगर कोई देश वित्तीय सहायता मांग रहा है ना, या फिर कोई तकनीकी सहायता मांगता है, तो उसमें मदद करता है IMF उन देशों की, ठीक है। 12 अप्रैल 2016 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल सदस्यों की संख्या, यानी कि 2016 तक इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 189, है ना, 189, ठीक है। हर सदस्य की राय या वजन एक बराबर नहीं है। मतलब IMF में भी क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी क्या है कि यहाँ पे वोट जो है सभी देशों को बराबर नहीं मिले। अब यहाँ पे भी किसको वित्तीय सहायता दिया जाएगा, वो भी वोटिंग के माध्यम से होता है ना, सपोर्ट जिसको ज्यादा मिलेगा उसको दिया जाएगा। अब इसमें भी वोट जो है, वोट का परसेंट बराबर नहीं है, अलग अलग देशों के पास अलग अलग मतलब वोट का परसेंटेज दिया गया है। जैसे कि देखो जो समूह 7 के जो G7 के जो सदस्य है, ठीक है, ग्रुप 7 के जो सदस्य, जैसे कि अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, ठीक है, कनाडा है, तो इनके पास अकेले 41.29% मत है। सिर्फ इन 7 देशों के पास इतने मतलब अधिकार मिल गए हैं, इतने परसेंट मतलब वोट है कि वो इसके किसी फैसले को बदल सकते हैं, ठीक है। अगर और कुछ देशों की बात कर लो तो भाई चीन के पास 6.09 है, भारत के पास 2.64 है, रूस के पास 2.59 है, ब्राजील के पास 2.22% है ना, सऊदी अरब के पास लगभग 2.02% है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अमेरिका का ही सबसे ज्यादा दबदबा है। अकेले अमेरिका के पास भाई इसके कितनी वोटें हैं, कितने प्रतिशत मताधिकार है, 16.52, 52% जो मताधिकार है वो अकेले अमेरिका के पास है। तो IMF में भी अमेरिका का ही दबदबा देखेंगे आप, इसके सारे फैसलों पे इसी का दबदबा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, विश्व बैंक की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद आ गया, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इस बैंक की गतिविधि प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है, मतलब विकासशील देशों की विकास में जो भी योगदान हो सकते हैं वो काम करती है, वही काम। अब विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, तो क्या करेगा बैंक का काम क्या होता है, पैसे उपलब्ध कराना, मनी उपलब्ध कराना, है ना। तो कार्य क्या है, मानव विकास, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर लो आप, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी पैसे है। इसके अलावा कृषि और ग्रामीण विकास, जैसे कि सिंचाई व्यवस्था करवानी है, ग्रामीण सेवा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो प्रदूषण में जो भी कमी करनी है उसके लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, है ना। आधारभूत ढांचा, जैसे कि सड़क बनवानी है, शहरी विकास, बिजली, ठीक है, या फिर सुशासन यानी कि कानून व्यवस्था किसी देश को अपने देश में कायम करना है, तो उन सभी चीजों के लिए क्या करती है, देशों को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, ब्याज दर पे पैसे देती है, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखो, अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान उपलब्ध कराती है। कई बार ज्यादातर गरीब देशों को भाई ये पैसे वापस लौटाने की भी जरूरत नहीं होती, है ना। यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित भी करती है। कहने का मतलब यह कि जो गरीब देश है उनको वित्तीय मुहैया कराना, विकासशील देशों को वित्तीय मुहैया कराना, जैसे कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवहन व्यवस्था के लिए, है ना, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, इन सभी चीजों के लिए पैसे उपलब्ध कराती है विकासशील और गरीब देशों को विश्व बैंक। उम्मीद करता हूं विश्व बैंक के बारे में भी आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए जी भाई, देखिए वीडियो बनाने में लगती है बहुत ज्यादा मेहनत, एफर्ट, है ना। तो आप लोग अगर मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब को पता लगे कि हाँ भाई वीडियो में दम है।
और वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक इस वीडियो को पहुंचा दे, ठीक है। और कमेंट में भी डाल देना भाई मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट में भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, शॉर्ट में WTO, ठीक है। देखिए यह अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियम तय करती है। अब वैश्विक स्तर पे जब से वैश्विकरण आया है तो इसका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं, उसके क्या नियम होने चाहिए, वो सारे नियम किसके द्वारा बनाया जाता है, WTO के द्वारा बनाया जाता है, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। देखो इसकी स्थापना कब हुई, 1995 में, लेकिन इससे पहले भी यह संगठन काम कर रही थी। यह संगठन जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ऑफ होगा, शायद ऑफ या ऑन होगा, देख लेने के बाद बुक में, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी, जो जिसको शॉर्ट में गेट भी बोल दिया जाता है, ठीक है, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, इसको गेट बोल देते हैं। तो गेट के उत्तराधिकारी के तौर पे ये जो संगठन है वो काम करने लग रहा है, इसके उत्तराधिकारी के तौर पे काम कर रहा है। इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही, यानी कि लगभग 1945 के आसपास इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। देखो 2016 में इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 164 सदस्य थे। हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से की जाती है। यहाँ पे जितने भी फैसले होते हैं वो सभी सदस्यों की सहमति से होती है। लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ की बात कर लो, जापान की बात कर लो, क्योंकि ये सारे ज्यादा शक्तिशाली देश है, तो इनका दबदबा यहाँ भी देखने को मिल जाता है ना। ये जो बड़ी आर्थिक शक्तियां है, ये अपने हिसाब से व्यापार के नियम वगैरह जो बनवाते हैं वो अपने हिसाब से बनवा लेते हैं। तो भैया यहाँ पे भी मतलब वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। में एक बात कहता हूं भाई, जिसके पास पावर होगा वही रूल करेगा, वही राज करेगा, है ना। अंबानी जी की बात कर लो, अब अंबानी जी के पास इतना पैसा है, किसी भी सरकार को गिरा सकते हो जब चाहे। तो असली राजा कौन है, अंबानी। असली राजा हमारे देश के मोदी जी नहीं है, असली राजा तो अंबानी जी है ना। जिसके पास पैसा होगा वो पूरी चीजों को कंट्रोल करेगा, वास्तविकता यही है। तो ताकत जो है वो आपको एक मतलब ऐसा हथियार दे देता है जिससे कि आप चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। देखिए अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जिसको हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोलते हैं, IAEA, ठीक है, IAEA। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी जी, 1957 में, ठीक है। यह संगठन परमाणुक ऊर्जा है उसके शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। जो आणविक ऊर्जा है उसका शांतिपूर्वक इस्तेमाल हो, उसके लिए यह संगठन काम करती है ना। ये नहीं कि भाई आप परमाणु बम बनाए और बम बना के इसका इस्तेमाल करें, नहीं। इसके और भी जो आणविक ऊर्जा है उसके और भी दूसरे उपयोग है। ऊर्जा के तौर पे इसको आप ले सकते हैं, बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है ना, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से इस्तेमाल हो, ठीक है। नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल ना हो, ठीक है। सैन्य उद्देश्य से इसका इस्तेमाल ना हो, इसको रोकने के लिए, सैन्य उद्देश्य से इस्तेमाल ना हो, इसी चीज को रोकने के लिए जो संगठन है वो काम करती है, अपने अभियान चलाती है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की जो परमाणु सुविधा है उसकी जांच करते हैं, ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए ना हो, है ना। जो भी परमाणु हथियार है, मतलब जो आणविक ऊर्जा है उसका सैन्य इस्तेमाल ना हो, उसके लिए अभियान चलाती है। इसके जो अधिकारी होते हैं वो देशों का दौरा करते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की। देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है, और पूरे विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाती है। पूरी दुनिया में मानवाधिकार की रक्षा के लिए काम करती है, ठीक है। मानवाधिकार से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करना और प्रकाशित करना इसका मुख्य काम है। मानवाधिकार की रक्षा के लिए क्या करेगी, दूसरे देशों में ये संगठन के अधिकारी लोग जाते हैं और वहां से जो भी रिपोर्ट है उसको तैयार करते हैं और उसको प्रकाशित भी करते हैं, उसको छपा भी देते हैं, ठीक है जी। सरकारों को यह रिपोर्ट नागवारा लगती है, क्योंकि एमनेस्टी का ज्यादातर जोर जो होता है सरकार के किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। अब दुनिया के बहुत सारे देशों में नागरिकों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, इनके जो रिपोर्ट होते हैं वो उन्हीं अत्याचारों के खिलाफ होते हैं। तो इसलिए देशों की सरकारों को
इनकी रिपोर्ट ज्यादा पसंद नहीं आते जी। ठीक है, ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब मानवाधिकार के बारे में जो भी अनुसंधान करना है, किसी को रिसर्च करना है, तो उसके लिए इनकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो इनकी रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। ह्यूमन राइट वॉच की बात कर लेते हैं। ह्यूमन राइट वॉच क्या है जी? तो ये भी मानवाधिकार की रक्षा और वकालत करने वाली एक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है ना। और ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है भाई। अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकारों की रक्षा करने का एक संगठन है ना। दुनिया भर की मीडिया का ध्यान मानवाधिकार के उल्लंघन की ओर खींचती है। ये संगठन क्या करती है, पूरी दुनिया में अगर कहीं भी मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वहां पे मीडिया को लेकर जाती है ना। मीडिया का ध्यान खींचती है कि भाई आप जाइए वहां पे, आप देखिए मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो मीडिया का ध्यान खींचना इसका मुख्य काम है। अगला आ जाता है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, यह सोसाइटी युद्ध और हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करती है। मतलब कि युद्ध के और हिंसा के जो भी शिकार हुए हैं, जो लोग जो उस युद्ध और हिंसा का जो पीड़ा है वो झेल रहे हैं, उन लोगों को सहायता देना है ना। और जो सशस्त्र हिंसा है उस पर रोक लगाने के लिए कुछ जो भी कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाती है। कौन सी सोसाइटी है हमारी? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। आई थिंक ये आखिरी रहेगा आपका ग्रीन पीस। तो ग्रीन पीस जो है वो पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करती है भाई। सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हैं। तो 1971 में स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करती है। मतलब सारे सरकारों को ऐसा कहती है कि भाई वो पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाए, उसके लिए सख्त कानून बनाए। ठीक है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां है आवश्यक है कि है, लेकिन बिना इसके दुनिया और बदहाल होगी। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कमियां है बहुत सारी। अब निष्कर्ष पे हम जा रहे हैं, निष्कर्ष निकाल दी इस चैप्टर का कि भाई देखो पूरी दुनिया में बहुत सारी कमी, माफी जाऊंगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसको हम यूएन कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच भी तो हमें देता है जहां पे दुनिया के देश एकत्रित हो सकते हैं, अपने समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श कर सकते हैं, उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, है ना। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कभी कभी संघर्ष हो जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन हमारे पास है जहां पे सारे देश जाके मिलके मतलब विचार विमर्श करते हैं और किसी भी मैटर को युद्ध तक नहीं लेके चाहते, बातचीत करके सुलझा लेते हैं। तो कम से कम ऐसा मंच तो हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रोवाइड करा रहा है ना जी, है ना। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का महत्व आज भी है और आगे और भी ज्यादा होगा, क्योंकि आगे दुनिया के देश जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं और अगर युद्ध होता है पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी मेरे दोस्त। तो तबाही से बचाने के लिए कोई ऐसा तो मतलब मंच होना चाहिए जहां पे देश जो है वो मिल के विचार विमर्श कर सके, आपस में बातचीत कर सके, है ना। तो वो मंच उपलब्ध कराती है ये अंतरराष्ट्रीय संगठन। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो भाई बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मेरे से बात कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।